सब ठीक, बढ़िया सबका। आज हमने एक दीवार पे बहुत अच्छा कोट देखा, लिखा हुआ था, पेंट किया हुआ था दीवार पे। पता है क्या लिखा था? लिखा था कि मिस्टेक्स आर अ प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। जो आप गलतियां करते हैं वो इस बात का सबूत है कि आप कम से कम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गलती ही नहीं कर रहे हैं, अगर आपसे गलती हो ही नहीं रही है, तो खुश नहीं होना है कि भाई हमसे तो गलती ही नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप कोशिश ही नहीं कर रहे। इंसान अगर कोशिश करेगा और अगर वो इंसान है तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि उससे गलती होगी, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। पता है ना आपको, 100% कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं वो गलती करेगा। और अगर आप गलती ही नहीं कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कोशिश नहीं कर रहे होंगे, बहुत कम कोशिश कर रहे होंगे, जितना कोशिश करना चाहिए उतना नहीं कर रहे होंगे। जैसे आसान आसान सवाल बना लिए, आसान आसान सवाल बना के खुश हो गए और सर को बोल दिए सर हमसे तो कुछ गलती होता ही नहीं, हम तो बहुत अच्छा सारे सवाल बना रहे हैं। अगर आपसे सारे सवाल बन रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आप सवाल बना रहे हैं और आपसे गलती नहीं हो रही है, तो फिर उस लेवल से ऊपर जाएं, उससे ज्यादा टफ सवाल बनाएं। ये इस बात का, अगर आपसे सारे सवाल बन रहे हैं ना, तो इस बात से खुश नहीं हो जाना है कि हमसे तो सारे सवाल बन रहे हैं। अच्छी बात है, खुश होइए, बट इस बात का वो इंडिकेशन भी होता है कि भाई अब ये लेवल पे आपको नहीं रहना, इससे ऊपर लेवल जाइए। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, वीडियो गेम में जब आप एक लेवल जीत जाते हैं तो क्या आपको दोबारा उसी लेवल में घुमाते रहते हैं क्या? नहीं ना, वो उससे ऊपर हाई लेवल पे आपको पहुंचाता है। फिर वो लेवल जब आप पार करते हो फिर उससे हाई लेवल पे जाते हो। सेम पैटर्न यहाँ पढ़ाई में भी आपको फॉलो करनी होती है। पहला तो है कि आपको सवाल बनाना होगा। जब सवाल बनाएंगे तो आपसे गलतियां होनी शुरू होगी, पहली बात। जब उस लेवल पर आप पहुंच गए कि उस एक टाइप के सवाल में आपसे गलती होना कम हो गया है या बंद हो गया है, तब वो इंडिकेशन है कि भाई अब अगले लेवल पर चलो। फिर अगले लेवल पर जाएंगे, फिर अब उससे ऊपर लेवल पे चलो, समझे? तो ये बात याद रखिएगा, मुझे अच्छी लगी ये बात, मैंने आपको बता दी। मिस्टेक्स आर अ प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। आप लोगों से गलती होती है, करते हो गलती। हम पढ़ाई की गलती की बात कर रहे हैं, बाकी तो आप बहुत लोग करते होंगे आप लोग, फिर हम पढ़ाई की गलती की बात करते हो। सवाल बनाते हो, अच्छी बात है, बनाते हो। चलिए कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी के बारे में कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से वेरी कर रहा होता है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी लास्ट में हमने देखा था कि वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमने कल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला डिराइव करा था वो क्या डिराइव करा था, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस 2 phi। ये किया था। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आया था? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया था 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस 2 phi। ये पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ वेरिएशन। और जब हमने इस दोनों को ऐड करा था तो हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया था और टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा कितना आया था, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रहा होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा, लेकिन उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एनी टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोला तो? अब बात इससे आगे बढ़ते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आपने वेलोसिटी का ये फार्मूला पढ़ा है, v = ओमेगा * √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था। वेलोसिटी यहां पे प्लस माइनस आया था, आया था। अगर आप काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से निकालने जाएंगे हाफ mv स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी = हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिलेगा। ये आपको क्या बता रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन बता रहा है x के साथ। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन लिखा है टाइम के साथ, और यहां पर क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन x के साथ। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कल हमने फार्मूला डिराइव करा था, u = हाफ kx स्क्वायर करा था। अगर आप इसी में k को रिप्लेस कर दे, आपने पढ़ा था कि ओमेगा क्या होता है? ओमेगा आपका होता है √k/m। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दे तो ये आपका रूट हट जाएगा,
तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन है x के साथ और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन है x के साथ। क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, कर पाओगे? चलो करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। अगर आप y एक्सिस पर अगर आप एनर्जी दिखाएंगे, सपोज कर लीजिए आप यहां पर एनर्जी दिखा रहे हो और x एक्सिस पर अगर आप x को दिखा रहे हो, ठीक है, और यहां पर आप एनर्जी दिखा रहे हैं, तो आपका सबसे पहले बताइए कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है हाफ k x स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है? पैराबोला है। पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स है या पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स है? पैराबोला आपने सही बताया कि u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर पैराबोला पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब जो पैराबोला बनेगा वो फेसिंग अपवर्ड्स बनेगा या फेसिंग डाउनवर्ड्स बनेगा, ये बताइए। ये जो पैराबोला बनेगा वो आपका क्या होगा, फेसिंग अपवर्ड्स बनेगा। सॉरी ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट जो आपका पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, फेसिंग अपवर्ड्स बनेगा। आया बात समझ में? और इस पोटेंशियल, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, u इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एम्पलीट्यूड a के बराबर। तो अगर x का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड a के बराबर होता है तो u का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाफ k a स्क्वायर। तो अगर आपका मान लीजिए कि यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है तो यहां पर इसका वैल्यू कितना होगा, u इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर। आई बात समझ? दूसरी बात, अगर आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा? ये भी पैराबोला बनेगा। ये कैसा बनेगा, फेसिंग अपवर्ड्स या फेसिंग डाउनवर्ड्स? ये बनेगा आपका फेसिंग डाउनवर्ड्स। तो आपका ये जो ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी का वो कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका फेसिंग इस प्रकार से आपका डाउनवर्ड्स। आ रही है बात समझ में? जहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और टोटल जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। ये हो गया आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ के a स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्यों टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बराबर क्यों किया है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हमने क्यों करा है? इसको सॉल्व करेंगे सर, काइनेटिक एनर्जी को हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका भी हाफ k x स्क्वायर होता है और वहां भी हाफ k x स्क्वायर माइनस मान लेंगे, दोनों कट जाएगा तो एग्जैक्टली आ रहा बस समझ में। एनी टाइम पे जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, हाफ के a स्क्वायर या हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अगर आप बोलो कि सर मेरे को टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है, क्या आप लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे प्लस आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ये क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। अभी आपने यहां पर निकाला, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो टर्म है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगा एनी टाइम किसी भी समय वो क्या आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आएगा। आ रहा है समझ में? इसलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वैरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वैरी करेगा, बट सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वैरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वैरी करेगा, बट आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कितना होगा उसका वैल्यू, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। लिखिए अच्छा, ये ग्राफ आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? देखिए जब x का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू 0 होता है मतलब बॉडी अपने मीन पोजीशन पर होता है
और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी वो कहां है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी वो कहां है, जीरो। आ रही है बात समझ में? और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस तरह से दोनों वैरी करेगा। ये वाला ग्राफ आपका किसका है, ये वाला, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी U का, और जो उल्टा वाला है वो किसका है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिखिए, बढ़ाइए। वो मैकेनिकल एनर्जी वो डिनोट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा यही इसी लाइन पर रहेगा, वो कभी नहीं ऊपर नीचे करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसएचएम में कांस्टेंट होती है, तो ये वैल्यू, इसका वैल्यू हमेशा वही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे आप देखो, जब आप यहां पर आ रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब आप यहां पर पहुंच रहे हो, एक्स का वैल्यू यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर। यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है, किसके बराबर हो चुका है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुका है। फिर आप यहां पर आ रहे हैं तो आपका यहां पर क्या जीरो हो चुका है, आपका यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फिर जब आप यहां पर राइट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर आ रहे हो, राइट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर भी क्या, काइनेटिक, आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुका है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो थ्रू आउट यहां से लेकर यहां तक x is equal to minus a, x is equal to minus a से लेकर के x is equal to plus a तक जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ में? एक सवाल बताइए, सवाल है कि a body is performing SHM, एक बॉडी है जो आपका SHM परफॉर्म कर रहा है। बॉडी का जो मास है m मान लेते हैं, ठीक है, बॉडी का मास m है। सवाल है कि find the distance of the body from the mean position, find the distance of the body from the mean position where the kinetic energy of the body becomes equal to its potential energy। पार्ट 1 इसका। दूसरा, also find the total mechanical energy of the body at those instant। बनाइए। किसका इसका आंसर आ गया? कितना टाइम लगेगा इस सवाल में? 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस सवाल में। एक बात बताइए, अगर मान लो आपका बॉडी एसएचएम कर रहा है, ये है उसका मीन पोजीशन, ठीक, मीन पोजीशन से आपने उसको मीन पोजीशन से किसी टाइम टी पर मान लेते हैं यहां से x दूरी पर है, ठीक है, x दूरी पर है। आपको पता है कि जब ये x दूरी पर होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, आपको पता है? काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन x के साथ आपको पता है क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x आपको पता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x पता है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x क्या होता है? हाफ k x स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब आपसे बोला क्या है कि भाई आपको वो दूरी निकालनी है मीन पोजीशन से जिस दूरी पर आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों का फार्मूला तो आपको मालूम ही है। दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या है आपका? इधर आपका x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? a स्क्वायर आया। तो यहां से आपका क्या आया? x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 आया था। तो फिर बोलने में आप इतना हिचक क्यों रहे थे? आपने जवाब दिया क्यों नहीं? मैं
सॉल्व करने वाला तो थोड़ा स्लो सॉल्व कर रहे हाँ, इसलिए बोलते हैं कि अपना स्पीड बढ़ाइए, गति बढ़ाएं। आया था ये नीरज, आपका भी बोलो। उसी रास्ता पे थे। ओह, रास्ते में ही थे, पहुंचने ही वाले थे। हाँ, ए भी निकाल दिया और एक्स भी निकाल दिया, दूसरी तरह नहीं बोला। अच्छा, कुछ ज्यादा ही सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी समझ जिससे नहीं आया समझ में आया। अच्छा, जो दूसरा इसका पार्ट है कि फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट टोल्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसका क्या होगा आंसर? वही होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओहो भाई, क्या कर दी है तुम, ऐसे बताओ। इसका होगा हाफ ओमेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक ए स्क्वायर बाय 2। बोलो 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 बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर दोनों प्लस कर देंगे, निकल जाएगा। एक बात बताओ यार मेरे को, आपको हमने एक मिनट सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आपको इसको सॉल्व करने का जरूरत है? इसको 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 सॉल्व करने का जरूरत, इसको जो मानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपको पेन उठाने की आवश्यकता है? क्यों नहीं है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूरे मोशन में, यहां से लेकर के यहां तक पूरे मोशन में, पूरे एसएचएम में कांस्टेंट होगी। चाहे वो यहां पे हो, जहां भी हो, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर आपको कांस्टेंट है, पता है, तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो। आपको पता है इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब ये मीन पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, पोटेंशियल जीरो हो चुका होगा। तो यहां पर जब ये मीन पोजीशन पर होगा तो उस समय x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यही आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। ये हुआ शॉर्टकट। अगर आपको ये नहीं चमक रहा है, जबकि चमकना चाहिए ये चीज, अगर आपको ये नहीं चमक रहा है तो फिर आप क्या करोगे, यहां पर x का वैल्यू a/√2 पुट करोगे, दोनों को जोड़ोगे, वहां से जोड़ के निकाल लो, वही आपका आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। लिख लिया इसको, लिखिए। अच्छा 1/4 कैसे आएगा सर? ये जो x निकाले वो a√2 है। अच्छा भाई, चलो आपको लंबे वाले तरीके से भी सॉल्व करके दिखाई देते हैं। आप हम लोग निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एट x = 1/x = a/√2 पे, ठीक है? मतलब इस वाले इक्वेशन में हम x = क्या पुट करने जा रहे हैं, a/√2 करो, क्या आएगा ये, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये हुआ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हुआ। अभी क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी एट x = a/√2 पे क्या होगा, ये x का वैल्यू यहां पर क्या पुट कर देंगे, a/√2, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और x के जगह पुट करेंगे a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बाय 2। मतलब ये टोटल क्या बन गया, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये पहले से 1/4 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है। आपसे पूछा गया है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 1/4 + 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2। और ऐसा हो जाएगा। आपको पता है चतरा में हम पिछले, मतलब चतरा में हम ज्यादा समय नहीं पढ़ाए, इधर 3 महीना होगा और बीच में 2 महीना उधर, 5 महीने, सिर्फ 5 महीने। और अगर आप मेरे को बोले कि सर इधर 5 महीने में हम ज्यादा स्टूडेंट्स को टच भी नहीं किया, बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टच किया है, बट अगर आप मेरे से बोलोगे सर आपको क्या कोई ऐसा स्टूडेंट दिखा जिसमें आपको लगता है कि जेन्युइन पोटेंशियल है कि वो एग्जाम निकाल ही लेगा, सिर्फ एक स्टूडेंट। और वो पता है किस क्लास की स्टूडेंट थी, जब मेरे पास आई थी पढ़ने, वो क्लास 7th की स्टूडेंट थी। जहां पढ़ा रहे थे वो क्लास 7th में बच्ची पढ़ती थी, और हम उस समय क्लास 9th के बच्चों का क्लास ले रहे थे। क्लास 9th वाले टीचर उस दिन नहीं आए थे, तो हम क्लास 9th के बच्चों को पढ़ा रहे थे, और वो गलती से भूले भटके मेरे क्लास में आ गई और आई, पहला क्लास करने के बाद बोली कि सर मेरे को आपके ही क्लास में पढ़ना है। क्लास 7 की बच्ची थी, क्लास 9 में बोली कि सर मेरे को आपके क्लास में पढ़ना है। उस बच्ची जैसा बच्चा हमको आज तक यहां पर तो नहीं दिखा। क्या करती थी, जिस दिन पढ़ाते थे भाई, जिस दिन जो पढ़ाते थे, तुम बिलीव नहीं करोगे, क्लास में इकलौती वही बच्ची थी, और अभी तक मेरे को इकलौती वही बच्ची मिली है
जिस दिन जो पढ़ाते थे अगले दिन सब उसके जुबान पर याद होता था, अच्छे से टपकता था उसके जुबान से। घर जाकर के उसकी माँ को, एक दिन उसकी माँ से बात हुआ है, उसकी माँ बोलती है कि सर आपके क्लास में जब से ये गई है, जब से जा रही है आपके क्लास में, इसको बोलना नहीं पड़ता है, घर आती है और फिजिक्स का किताब खुद उठा करके पढ़ने बैठ जाती है। ये होता है भाई डेडिकेशन। ये कहानी हम आपको इसलिए सिर्फ सुना रहे हैं कि सिलेक्शन का एकमात्र क्राइटेरिया भाई को आपको अपने तरफ से, खुद के तरफ से आपको एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं आप चारों के लिए बराबर है, आप चारों मेरे क्लास में बैठे हैं, आप चारों के लिए चीज बराबर है। किसी को हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, किसी को हम कम नहीं कर रहे हैं, बट आप चारों में से ज्यादा वही हासिल कर पाएगा इस क्लास की बातों को, ज्यादा वही एब्जॉर्ब कर पाएगा जो घर जाने के बाद इस चीज पर मेहनत करेगा। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं भाई, एक स्टूडेंट सिर्फ मेरे को मिला है अभी तक यहां पर इस शहर में, जो स्टूडेंट को हम जेन्युइनली बोल सकते हैं यार अच्छा तुमको एक बात और बता देते हैं, अगर वैसा स्टूडेंट मेरे को मिल जाए, अगर वैसा स्टूडेंट मेरे को मिल जाए जिसको हम आज बोले, जो बोले वो कल करके आने को तैयार है। एंड माइंड यू कि वो बच्ची सिर्फ क्लास 7th की बच्ची थी, आप अभी क्लास 11th में हो ना, पिछले साल आप 10th में होंगे, राइट? वो बच्ची जब आप 10th में थे तब वो 7th में थी, राइट? और आपसे 3 साल जूनियर होकर के वो पढ़ने को रेडी थी कि सर आप जो बोलिए हम पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे। और आपको बता रहे हैं अगर मेरे को ऐसा स्टूडेंट मिल जाए यहां पर, गारंटी हम आप मेरे को साइन करके दस्तखत करा करके ले लो कि उसका एग्जाम में सिलेक्शन हम गारंटी करके देते हैं, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, करवाएंगे, हम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? पढ़ा करके करवाएंगे। मेरे हाथ में, अगर आप बोलोगे क्या टीचर के हाथ में स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। कोई टीचर के हाथ में किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, स्टूडेंट का सिलेक्शन उसके खुद के हाथ में होता है। टीचर का बस काम क्या है? उस बच्चे को मोटिवेटेड रखना पूरे रास्ते तक। एक तो पढ़ाना काम है ही, पढ़ाने के साथ साथ उसको मोटिवेटेड रखना, अभी से लेकर के एग्जाम वाले दिन तक उसका मोमेंटम बनाए रखना, ये टीचर का काम होता है। बाकी मेहनत वो बच्चे को खुद करना है घर में, समझ रहे? तो आप लोग थोड़ा सा बाबू, आप लोग को बार बार बोलते हैं, हर दिन 2-3 दिन पे हम आपको बोलते ही रहते हैं, अपनी तरफ से इनपुट देना शुरू कीजिए, एक्स्ट्रा इनपुट देना शुरू कीजिए। सिर्फ इस सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तीनों की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में भी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी बात कर रहे हैं, जिनका बायो में, बायो वाले को भी हम बोल रहे हैं। ये एग्जाम टफ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है। आपके सामने हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करवाया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, और जब वो क्वेश्चन इतना आसान पूछा जा सकता है तो ऐसा हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आपको हर दिन बोलते हैं कि 100 में 100 तो लाना ही नहीं है यार, 100 में 100 जो नहीं ला रहा है वो भी अच्छे 90 तक पहुंच जा रहा है। बस करना क्या है? डेली आपको रेगुलरली बैठ करके पढ़ना है। अभी मेरी सिस्टर आई हुई है जिसके बारे में हमने आपके दिन बताया था, उसका एक ही काम है, सुबह से लेकर के रात तक। सुबह उठती है, फ्रेश होने के बाद, नाश्ता करने के बाद क्लास करने बैठ जाएगी, और क्लास करने के बाद जहां क्लास खत्म हुआ उसके बाद सेल्फ स्टडी करेगी सुबह से लेकर रात तक। मे में उसका नीट का एग्जाम है, दिख रहा है कि भाई बच्ची पढ़ रही है। हम खुद बोलते हैं अपनी मामी से कि यार मामी, मतलब इस बच्ची का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लेते हैं नहीं हुआ, तो उसमें इसका कोई दोष नहीं बोल सकता है कि इस बच्ची का दोष नहीं था। अपने जो जिसको बोलते हैं ना कि 100% अपना देना, डेली सुबह उठना और सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ना बिना एक भी दिन मिस किए, वो हम खुद अपने घर में लेते हैं। अगर ये डेडिकेशन आप देंगे, आपका भी हो, पक्का होगा। सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर आपको खाना बनाना है, कोई सा भी आपको रेसिपी जो आपको पसंद है ना, अगर आप मान लो आपको बिरयानी पसंद है, तो बिरयानी बनाने के लिए कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स है, वो आप डालेंगे बिरयानी तभी बनेगी, ऐसे नहीं बन सकता है बिरयानी। सिमिलरली सिलेक्शन का भी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स है, उतना आपको करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप वो नहीं करेंगे और सोचेंगे कि बिना पढ़े होगा सर, जैसे एक दिन मेरा स्टूडेंट क्या हुआ पता नहीं, उसको किस बात का, शायद हो सकता है नया ईयर का जश्न का भी नशा उसके दिमाग से उतरा नहीं होगा, 12th क्लास का स्टूडेंट। उस दिन मेरे को मैसेज कर दिया ग्रुप पे कि सर क्या हम बिना पढ़े जेई निकाल सकते हैं? हमको लगा शायद अभी लगता है न्यू ईयर का जो वो नशा है अभी उतरा नहीं है।
हमने बोला यार देखो, पहली बात तो तुम ये बताओ कि तुम ये सवाल पूछ क्यों रहे हो। तुम ये सवाल पूछते हो तो मेरे को ज्यादा हैरानी इसलिए होती है क्योंकि तुम वो स्टूडेंट हो जिसने अलग अलग कोचिंग्स में जा करके कई एक बार अलग अलग टीचर से सिलेबस कंप्लीट करवाया है। और अगर इतना करने के बाद तुम पूछ रहे हो कि क्या बिना पढ़े जेई हो सकता है, इसका मतलब यार कि तुम मजाक में ले रहे हो जेई को। इतना जो 20-20 घंटा जो पढ़ रहा है उसमें से भी कई एक स्टूडेंट होते हैं जो बेचारे मिस कर जाते हैं कुछ ना कुछ कारण से। ऐसे हर साल हर बैच में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में तेज थे, जो हकदार भी थे उस चीज के, लेकिन कुछ ना कुछ, या तो एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़ी हो गई, या तो उतना पढ़ने के बाद, इनपुट देने के बाद भी वो मोमेंटम नहीं बना पाए, वो बेचारे मिस कर जाते हैं। और आप पूछ रहे हैं कि हम बिना पढ़े जेई निकालेंगे? मतलब वो पागल है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12-12, 15-15 घंटे। वो लोग बेवकूफ है जो अलग अलग टेस्ट सीरीज, अभी आप जा करके देखो, वीडियो पे जाना, सर्च करना आप कोटा का, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना सब अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। जेई वाले जेई मेंस वाले मेंस का चला रहे हैं, नीट वाले नीट का चला रहे हैं। आप जा करके देखिए कोचिंग के बाहर 2-2 किलोमीटर तक लंबा लाइन लगा हुआ है। यहां ना आपको वो माहौल नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर वो माहौल बना ही नहीं है अभी तक। यहां से बाहर, आप यहां से सिर्फ यही को क्यों सोच रहे हो? आपका कंपटीशन क्या सिर्फ चतरा के बच्चों के साथ होगा? नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ आप बैठकर एग्जाम देंगे। अब जाकर के देखिए वो बच्चे बेवकूफ हैं क्या जो सुबह 6 बजे से लाइन में लग करके 2 घंटा 2-2 किलोमीटर लंबे लाइन में लग करके जो टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। आप ही समझदार हो कि बिना पढ़े जेई निकाल दोगे। ऐसा कोई चमत्कार नहीं भाई, अभी तक मानव के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई खोज नहीं हुआ है कि बिना खाए, बिना कुछ एक्सरसाइज किए आपका मोटापा कम हो जाएगा और बिना कुछ पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठाइए, हल्के में नहीं लेना है। आसान है, बट उसके लिए आसान है तो इसको आसान बनाने के लिए लगा हुआ है। पढ़ेंगे नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होता है कभी? बिना पढ़े लोग बोर्ड का एग्जाम नहीं पास कर पाता, आप बात कर लो जेई का पास कर लेंगे हम? नहीं हो सकता है यार, इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। घर जाकर के डेली कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं? आपका दोस्त का जो कॉल आता था वो बंद हुआ ना, कि अभी भी आ रहा है? अभी भी आता है तो आप नहीं उठाते हैं? हाँ, तो उसको हटाइए, ठीक है ना। वो तो वहां जाकर के वो तो पढ़ नहीं रहे तो कंफर्म, अगर पढ़ रहा होता उसके पास टाइम ही नहीं होता कि आपको डेली कॉल करके पूछे और बताओ आनंद कैसे हो। समझ रहे हो? उल्टा होना ये चाहिए था कि आप उसको कॉल करके पूछते भाई तुम पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है बताओ जरा मेरे को। वो कॉल नहीं उठाता तब हम समझ जाते कि बेटा वहां पे जाकर पढ़ रहा है, तभी कॉल नहीं उठा रहा है। लेकिन उल्टा वहां जाकर के आपको यहाँ पे याद कर रहा है, पढ़ाई घंटा हो रहा है। यार हम तुमको सही बता रहे हैं, मेरा घर जो है ना अभी जहां पे हम रह रहे हैं वो एकदम मेन रोड पे है। और हम सुबह शाम छत पे जब भी जाते हैं मेरे को बच्चे दिखाई देते हैं बैग लेके, इधर से उधर, उधर से इधर, फिर 2 घंटे बाद इधर से उधर, उधर से इधर। हर बच्चा पढ़ रहा है, एटलीस्ट पेरेंट्स के नजर में तो पढ़ ही रहा है। माँ बाप के नजर में हर बच्चा पढ़ रहा है। हर पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ने के लिए ही भेज रहा है, चाहे घर से 2 किलोमीटर दूर भेज रहा हो या यहाँ से 200 किलोमीटर दूर भेज रहा हो। बट हर पेरेंट जितना वो कर सकता है अपने बच्चे पर पैसा खर्चा कर रहा है, ठीक है ना। बट वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये सिर्फ उसको पता होता है और किसी को पता नहीं। ये उसको पता होगा, उसके टीचर को पता होगा। जैसे मेरे क्लास में जो बच्चा बैठा है ना, 10 दिन में अगर उसको पढ़ा लेंगे हमको पता चल जाएगा कि यार ये बच्चा पढ़ने वाला है या फिर सिर्फ हवाबाजी वाला बच्चा है। हम बोले ना बोले वो अलग की बात है, लेकिन हमको पता चल जाता है किस बच्चे की कितनी उड़ान है। समझ रहे हो? तो एक टीचर को पता होता है और एक स्टूडेंट को पता होता है कि बच्चा कितना मेहनत कर रहा है घर जाकर। और अगर आप नहीं मेहनत करेंगे भोगना अंत में आपको ही है। आपके पिताजी, आपकी माताजी अपना जीवन का आधा समय उनका बीत चुका, अब वो आपका जीवन बनाने के लिए अपना बाकी का जीवन बिता रहे हैं ताकि अब आपका जीवन अच्छा हो जाए, आप कहीं अच्छे जगह पहुंच जाए। और आपका अच्छा पहुंचने का जो रास्ता है वो आपके ही हाथ में है। उसका कोई मंत्र नहीं है, कोई तांत्रिक वाला मंत्र होता है ना, जैसे एग्जाम से पहले बहुत लोग मंदिर जाएंगे भगवान। और आप लोग ऐसा होता है, हमारे यहाँ क्या होता था ना, जिस दिन एग्जाम होता था
मेरी मम्मी सुबह में स्कूल जाने से पहले जब हम जा रहे होते थे तो दही लेती थी, चीनी डालती थी उसमें और लोग खा लो। हमको एक दो बार खिलाई मेरी मम्मी, पता चला जिस दिन हम दही खा के गए मेरा काम ही खराब हो गया। फिर हमने मम्मी को बोला, मम्मी देखिए मेरे साथ ये टोटका वोटका काम नहीं करता है जो भी है आपका, तो हम ऐसे ही जाएंगे। और जेन्युइनली जब हम बिना दही खाए गए तब मेरा एग्जाम अच्छा गया। तो फिर मम्मी ने भी मेरे को बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है यार, तुम ऐसे ही तुम्हारा चलता है, तुम बिना दही खाए ही जाओ। बट एक चीज जरूर था, आपको बहुत मिस करते हैं अपने लाइफ में, कि मेरी माँ जब तक थी, जब भी हम स्कूल जाते थे, जब भी स्कूल जाते थे, बचपन से लेकर के जब तक स्कूल गए, ठीक है ना, डेली घर से निकलते समय मेरा एक रूल था कि उनका पैर छू के ही निकलते थे। समझ रहे हो? इसलिए आपको हम इतना बता रहे हैं बाबू, आपके पेरेंट्स इस एज में आप बहुत होता है, हमारे साथ भी होता था, हमारे दोस्तों के भी साथ होता था। आपको लगेगा, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके मम्मी पापा आपको वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं जो आपके बाकी दोस्तों को मिल रहा है। हो सकता है आपको दिखेगा कि आपका दोस्त तो बाइक दौड़ा रहा है, इधर से उधर दिन भर घूम रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और आपके पापा मम्मी आपको पकड़ के रखे हुए हैं, नहीं तुम बिना पूछे कहीं नहीं जाओगे, नहीं तुम मेरे बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन एक्चुअली वो आपको रोक नहीं रहे, आपका केयर कर रहे हैं, आपको गलत रास्ते पर जाने से बस बचा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप इतना याद रखना, आज हम बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि इस पूरे दुनिया में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहे हैं, इस पूरे दुनिया में आपके अलावा अगर आपका कोई भला चाहने वाला, जेन्युइनली आपका कोई भला चाहने वाला है, तो आपके मम्मी पापा ही हैं बस। बाकी सब अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आपसे किसी को फायदा होगा तो आपका फायदे का सोचेगा, अगर आपसे उसको फायदा नहीं हो रहा है तो आपके फायदे के बारे में किसी को सोचने का टाइम नहीं है। याद रखिएगा ये बात। घर में जो भी आप रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर रहा है ना, मतलब मान लो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है होगा कि नहीं होगा, डेली आना जाना पढ़ना ही क्या, जेई मेंस जेई एडवांस, यार एक बार अपने पेरेंट्स को देखो, उनका लाइफ देखो, एक बार याद करो, उनका चेहरा अपने आप के सामने लाओ, फिर देखो कि यार उनको कितना एक्सपेक्टेशन है आपसे, समझे? तब तुमको खुद अंदर से लगेगा कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए। और इसलिए हम आज आपको बोले कि आप करते करते अगर आपसे नहीं हुआ तो अलग बात है, आप लगे रहे 2 साल, आप पढ़े, आपसे नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन आप पढ़े ही नहीं और बोल दो कि मेरे से नहीं हुआ, ये गलत बात है। आपको लगना पड़ेगा, लगिए, अपने लिए लगिए, अपने ही भविष्य के लिए लगिए, स्वर्णिम भविष्य इस एग्जाम को निकालने के बाद, समझ रहे हैं? और आप आज जिस टाइम पे रह रहे हो ना, आज यहां से बाहर जाना कोई आवश्यक नहीं है। जो लोग गए हैं, हो सकता है किसी भी XYZ कारण के गए होंगे, लेकिन क्या बाहर जाने वालों का ही सिलेक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहां रह रहे हैं, यहां रह के पढ़ रहे हैं, वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। शर्त यही है कि उनको पढ़ना पड़ेगा, डेली रिलीजियसली बैठ के तो पढ़िए। उम्मीद है हमको आप लोगों से, आप चारों से उम्मीद है कि आप में से सिलेक्शन कोई ना कोई तो मेरे को जरूर ला कर देगा। चाहे हो सकता है हम अगले साल पढ़ाए ना पढ़ाए, बट हम चाहते हैं कि जब आप 12th पास करो, 12th पास करने के साथ साथ आप कोई ना कोई एग्जाम में आप सिलेक्शन लाके पक्का दो, बोलो कि सर हमने ये एग्जाम क्रैक किया। आप चारों में पोटेंशियल है, समझ रहे हैं ना? एक होता है इंसान, जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर आपको क्या लगता है कि किसी स्टूडेंट में सिलेक्शन लेने के लिए, कोई एग्जाम निकालने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, हम बोलते हैं यार सिर्फ एक क्वालिटी हो तो भी काम चलेगा, सिर्फ एक क्वालिटी, बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए।